वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों 11 फरवरी को होने वाली समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों आज है आपका हिस्ट्री का सेक्शनल टेस्ट। इसमें आपको हिस्ट्री के 50 सवाल दिए जाएंगे और आउट ऑफ 50 आप कितना स्कोर करते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। किसी सवाल में आपको डाउट हो उसको भी डिस्कस कीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया था? मुंबई अधिवेशन, कलकत्ता, इलाहाबाद या फिर सूरत? तो इसका आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब है कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया था। इस कलकत्ता अधिवेशन की बात करें तो ये हुआ था 1896 ईस्वी में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे रहीमतुल्ला एम सयानी। ठीक है, तो इसी में ये देख लीजिए रहीमतुल्ला एम सयानी जो है इसके अध्यक्ष थे। 1896 में यह अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में का और इसी में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, अगला सवाल है कि स्वराज शब्द का पहली बार 1906 में उल्लेख किया गया था। निम्नलिखित में से कौन उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? रास बिहारी बोस, मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी या फिर लाल मोहन घोष? ठीक है, तो जब स्वराज शब्द का पहली बार 1906 में वो किया गया था, प्रयोग किया गया था, उल्लेख किया गया था, तो इस समय आईएनसी के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अब अगला सवाल है आपको गलत विकल्प का चयन करना है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि धर्म सभा की स्थापना 1830 में हुई, धर्म सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई और धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने की थी। तो ऑप्शन ए में दिया है कि पहला दूसरा कथन सही गलत है, फिर बी में दूसरा तीसरा कथन गलत है, सी में तीनों कथन गलत हैं, डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है कि इनमें से कोई कथन गलत नहीं है। धर्म सभा की स्थापना 1830 में कलकत्ता में की गई थी और इसके संस्थापक थे राधाकांत देव। ठीक, अब अगला सवाल है कि आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि पागलपंथी एक किसान आंदोलन था। फिर उसके बाद है पागलपंथी जो है ये आंदोलन बंगाल के मयमनसिंह जिले में शुरू हुआ था और करम शाह और उनके बेटे टीपू पागलपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। कौन सा विकल्प कथन जो है वो सही है? पहला, दूसरा, केवल तीसरा या फिर 1 2 3 और 1 2 3 सभी सही हैं। तो इसमें देखिए राइट आंसर है 1 2 3 सभी सही हैं पागलपंथी आंदोलन के बारे में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फिर है कि वर्ष 1781 में उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में नागरिक विद्रोह हुए थे। अब इसमें पूछा गया है कि कौन इनमें नहीं है? गोरखपुर, बस्ती, मेरठ या फिर बहराइच? तो इसमें देखिए मेरठ नहीं है। 1857 के पहले ये नागरिक विद्रोह किए गए हैं। ये किए गए थे गोरखपुर, बस्ती, बहराइच और बहराइच में 1781 में। ठीक, ये देख लीजिएगा इसका राइट आंसर है मेरठ। ये मेरठ में नहीं किया गया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे 1883 में दम्बगाली में उनकी टिप्पणी पर न्यायालय की अवमानना के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के द्वारा 2 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी? ठीक है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, रास बिहारी बोस, रोमेश चंद्र दत्त या फिर WC बैनर्जी? तो इसमें देखिए सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को 1883 में दम्बगाली में उनकी टिप्पणी पर न्यायालय की अवमानना के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के द्वारा 2 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। फिर अगला सवाल है निष्काम कर्म मठ की स्थापना धोंडो केशव कर्वे ने कहाँ पर 1910 में की थी? कलकत्ता में, पुणे, मद्रास या फिर बनारस में? कर्म मठ की स्थापना पूछा गया है, निष्काम कर्म मठ। तो देखिए इसकी स्थापना की गई थी यहाँ पर पुणे में। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी? धोंडो केशव कर्वे ने, पुणे में।
फिर अगला सवाल है कि निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना बंगाल में हुई थी और कृष्ण मिशन की स्थापना नरेंद्र नाथ दत्त ने की थी। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, पहला और तीसरा या फिर तीनों? तो इसमें देखिए इसका राइट ऑप्शन है डी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में नरेंद्र नाथ दत्त ने की थी बंगाल में। ठीक, अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। 1916 में साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन का गठन किया गया था। फिर मलयाली मेमोरियल का निर्माण 1891 में रमन पिल्लई ने किया था और पद्मनाभ पिल्लई द्वारा नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना 1914 में की गई थी। गलत विकल्प का चयन करना है, केवल दो, केवल एक, केवल दो, एक और दो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से कोई स्टेटमेंट गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे है, किसने 1910 में कुदी अरासू पत्रिका की शुरुआत की थी? श्री नारायण गुरु, सीवी रमन पिल्लई, ईवी रामास्वामी पेरियार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें ईवी रामास्वामी पेरियार हैं जिन्होंने 1910 में कुदी अरासू पत्रिका की शुरुआत की थी। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, फिर भारतीय सुधार संघ केशव चंद्र सेन, आर्य समाज दयानंद सरस्वती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सब सही है, तो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन 20वीं सदी से संबंधित है? राधा स्वामी आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, अरविपुरम आंदोलन या फिर जस्टिस पार्टी मूवमेंट? तो इसमें देखिए 20वीं सदी से संबंधित कौन सा है? ये है जस्टिस पार्टी मूवमेंट। अब राधा स्वामी आंदोलन कब हुआ था? राधा स्वामी आंदोलन हुआ था 1861 में। फिर अहमदिया आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1889 में। और अरविपुरम आंदोलन कब हुआ था? 1888 में। और वहीं जस्टिस पार्टी जो मूवमेंट है ये हुआ था 1916 में। तो 20वीं सदी से संबंधित कौन हुआ? 1916 का जस्टिस पार्टी मूवमेंट। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित को काल क्रमानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। दिया गया है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, कारखाना अधिनियम और कलकत्ता निगम अधिनियम। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये हुआ कब था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? ये आया था 1878 में। ठीक है, 1878 में। फिर प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम ये आया 1904 में। ठीक, उसके बाद है कारखाना अधिनियम, ये आया 1891 में। और कलकत्ता निगम अधिनियम जो है ये आया 1899 में। तो कालक्रमानुसार व्यवस्थित करेंगे तो राइट ऑप्शन कौन होगा? ये होगा तीसरा वाला, यानी सबसे पहले वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878, फिर उसके बाद कारखाना अधिनियम 1891, फिर कलकत्ता निगम अधिनियम 1899, फिर आखिरी में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904। आगे बढ़ते हैं। अगला फिर से है कालक्रमानुसार उसको व्यवस्थित करना है। दिया गया है चौरी चौरा घटना, मॉन्टेग्यू की अगस्त घोषणा, रॉलेट अधिनियम, काकोरी ट्रेन डकैती। ठीक है, तो देखिए चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? चौरी चौरा की घटना हुई थी 1922 में। मॉन्टेग्यू की अगस्त घोषणा कब आई थी? ये आई थी 1917 में। रॉलेट एक्ट आया आपका 1919 में। और काकोरी डकैती कब हुई थी? ये ट्रेन ये हुआ था 1925 में। तो इस हिसाब से राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, यानी सबसे पहले मॉन्टेग्यू की अगस्त घोषणा 1917, फिर रॉलेट अधिनियम आया 1919 में, फिर उसके बाद चौरी चौरा की घटना हुई 1922 में, फिर काकोरी ट्रेन डकैती हुई 1925 में। फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ऑक्सला चैपल की संधि की शर्तों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंग्रेजों को वापस सौंप दिया गया था? ठीक है, तो ये देखिए कोयम्बटूर, मद्रास, पुदुचेरी या कोझिकोड। तो ये जब ऑक्सला चैपल की संधि हुई थी तो इसमें जो मद्रास है ये अंग्रेजों को वापस सौंप दिया गया था। तो इसके बारे में अगर जब जानें तो जब पहला कर्नाटक वाला युद्ध जब समाप्त हुआ था 1748 में, तब इसमें ये संधि आई थी, यानी ऑक्सला चैपल की संधि आई थी। और इस संधि की शर्तों के तहत मद्रास को अंग्रेजों को वापस सौंप दिया गया था। ठीक है, पहले कर्नाटक युद्ध 1748 के बाद ये संधि थी। फिर है निम्नलिखित कथनों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। फिर से वही, तो देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट दिया है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना
दूसरा है पुर्तगाल ने बम्बई का क्षेत्र ब्रिटिश शासक चार्ल्स द्वितीय को दिया। फिर है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, और आखिरी है जॉब चार्नोक द्वारा कलकत्ता शहर की स्थापना। तो ये अगर इनके समय की बात करें तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1602 में। अब पुर्तगाल ने बम्बई का क्षेत्र चार्ल्स द्वितीय को कब दिया था? ये दिया था 1661 में। फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ये 1664 में, और कलकत्ता शहर की स्थापना कब हुई थी? 1690 में। तो इस हिसाब से आप जब सन देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होता है? ये होता है पहला। ठीक है, ये बिल्कुल 1 2 3 4। फिर गलत विकल्प आपको चयनित करना है। इसमें सबसे पहले पे दिया है देवगांव की संधि 1803, सुरती अर्जुन गांव की संधि 1803, राजपुर घाट की संधि 1803, और या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन सी जो है ये गलत है। राजपुर घाट की संधि हुई थी 1806 में, ना कि 1803 में। बाकी दो विकल्प सही हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी, या फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी आपका, आचार्य नरेंद्र देव। तो 1934 में आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष रहे हैं। जयप्रकाश नारायण महासचिव थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। अगर परीक्षा में पूछा जाए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष तो ये आचार्य नरेंद्र देव होंगे, और महासचिव अगर पूछा जाए तो ये होंगे जयप्रकाश नारायण। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किसे पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया? बर्मा, मणिपुर, तिब्बत, या फिर सिक्किम। तो किसको मिला लिया गया था पूरी तरह से? तो मिलाया गया था तिब्बत को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शासक दिए गए हैं, राज्य दिए गए हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले दिया गया है राणा हम्बीर मेवाड़, राणा चुंडा मारवाड़, मलिक राजा फारूकी मालवा, मलिक सरवर ख्वाजा जहां जौनपुर। तो कौन सा सही सुमेलित इसमें नहीं है? तो सी वाला, मलिक राजा फारूकी मालवा। मलिक राजा फारूकी की अगर बात करें तो मालवा नहीं, इनका राज्य था खानदेश। लिख दे रही हूँ मैं, इनका राज्य था खानदेश। इसके अलावा राणा हम्बीर मेवाड़, राणा चुंडा मारवाड़, और सरवर ख्वाजा जहां जौनपुर, ये बिल्कुल सही सुमेलित है, और मलिक राजा फारूकी खानदेश से संबंधित हैं। फिर वही है कि नवाबों को कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए, सआदत खां है, सफदरजंग, शुजाउद्दौला, या फिर आसफउद्दौला। तो इनका कालक्रमानुसार अगर व्यवस्थित करेंगे तो सआदत खां का कालक्रम क्या था? ये था 1722 से लेकर के 39 तक। सफदरजंग का क्या था? ये 1739 के बाद ये आए सफदरजंग, 1739 से लेकर के 1754। फिर शुजाउद्दौला 1754 से लेकर के 1775, और उसके बाद आसफउद्दौला जो है 1775 से लेकर के 1797। तो कालक्रम इनका क्या होगा? कालक्रमानुसार ये होगा 1 2 और 3 4। ठीक है, सआदत खां के बाद सफदरजंग, उनके बाद शुजाउद्दौला, फिर आसफउद्दौला। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस राज्य ने डोडिया मुद्रा जारी की थी? बीकानेर, अलवर, जैसलमेर, या फिर धौलापुर। तो किस राज्य ने ये जारी की थी? ये जारी की थी जैसलमेर ने। ठीक है, डोडिया मुद्रा जैसलमेर। अब आगे बढ़ते हैं, और ज़्यादा मुद्राएं हैं उसको मैं चैनल पे आपको बता दूंगी शॉर्ट्स वगैरह में, उसको देख लीजिएगा। अगला है कि मुजफ्फर खान को निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में वजीर के रूप में चुना गया था? मुजफ्फर खान को बाबर के समय, औरंगजेब के समय, अकबर के समय, या फिर गयासुद्दीन बलबन के समय। तो इनको चूज़ किया गया था ये अकबर के समय। मुजफ्फर खान को अकबर ने अपना ये वजीर बनाया था। ठीक है, वजीर को और क्या बोला जाता है? तो वजीर को बोला जाता है दीवाने कुल, ये याद रखिएगा, दीवाने कुल। तो अकबर के समय में दीवाने कुल या वजीर कौन बने थे? मुजफ्फर खान बने थे। अगर बाबर की बात करें तो बाबर के टाइम में थे, सुन लीजिए बस, बाबर के टाइम में थे निजामुद्दीन मोहम्मद खलीफा, इनके वजीर। औरंगजेब के वजीर थे असद खान। अकबर का देख लिया आपने, मुजफ्फर खान। और अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन नवदत अल उलेमा आंदोलन से संबंधित है?
मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, मोहम्मद कासिम ननौतवी, शिबली नोमानी या फिर वली उल्लाह। ठीक है, तो देखिए नवदत अल उलेमा आंदोलन से संबंधित हैं आपके शिबली नोमानी। ठीक है, ये इनसे संबंधित आंदोलन है। अगर हम चलिए बात करें कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की, तो ये संबंधित थे अहमदिया आंदोलन से। ठीक है, अहमदिया आंदोलन इनका था। उसके बाद मोहम्मद कासिम ननौतवी, ये संबंधित थे देवबंद आंदोलन से। ठीक है, देवबंद आंदोलन से। शिबली नोमानी का आपने देख लिया, नवदत अल उलेमा। वली उल्लाह की अगर बात करें तो इनका आंदोलन था अहले हदीथ आंदोलन। ठीक है, अहले हदीथ आंदोलन, हदीथ। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो नवदत अल उलेमा से संबंधित कौन थे? शिबली नोमानी, ये देख लिया। आगे दिया गया है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। नाम दिया गया है, दरगाह दी गई है। ठीक है, तो देखिए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा में, शेख बुरहानुद्दीन गरीब की दौलताबाद और शेख निजामुद्दीन औलिया की लखनऊ। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डी वाला। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो लखनऊ में नहीं है, दिल्ली में है। इसके अलावा सब ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट सवाल भी आते हैं, इसको भी लिस्ट आप जो है लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। महर्षि कपिल निम्नलिखित में से किस दर्शन के प्रवर्तक थे? महर्षि कपिल के बारे में, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन या फिर मीमांसा दर्शन। तो देखिए ये प्रवर्तक थे आपके सांख्य दर्शन के, महर्षि कपिल। अगर न्याय दर्शन की बात की जाएगी एग्जाम में, जो कि पूछा गया है, न्याय दर्शन से संबंधित महर्षि कौन है? तो ये हैं महर्षि गौतम। महर्षि गौतम हैं न्याय दर्शन से संबंधित। वैशेषिक दर्शन की अगर बात करें तो ये हैं महर्षि कणाद। ठीक है, महर्षि कणाद, वैशेषिक दर्शन। सांख्य दर्शन आपने देख लिया, महर्षि कपिल। मीमांसा की अगर बात करें तो ये आएंगे इसमें महर्षि जैमिनी। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है किसी भी महर्षि से, किसी भी दर्शन से। ठीक है, तो देख लीजिएगा, न्याय महर्षि गौतम, वैशेषिक महर्षि कणाद, सांख्य महर्षि कपिल और मीमांसा महर्षि जैमिनी। आगे बढ़ना है। अगला सवाल फिर से वही है कि निम्नलिखित कथनों को कालक्रमानुसार आप व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले पूछा गया है कि मध्य एशिया के शासक मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की। फिर मोहम्मद गौरी ने प्रथम आक्रमण मुल्तान पर किया, मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध। तो कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट एकदम सही है? तो चलिए देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हुई कब थी। तो मध्य एशिया के शासक मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत पर विजय कब प्राप्त की थी? 1192 ईस्वी में। फिर मोहम्मद गौरी ने प्रथम आक्रमण मुल्तान पर कब किया था? 1175 में। ठीक है, फिर गुजरात पर कब आक्रमण किया था? 1178 में। और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच पहला तराइन का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1191 में। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? पहला वाला। ठीक, यानी 2, 3, 4 फिर 1। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसने लोधी वंश की स्थापना की थी? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी या फिर सुल्तान इब्राहिम ने? तो देखिए सिकंदर लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने। अब पूछा जाए कि कब की थी, तो ये किया था 1451 ईस्वी में। ठीक, अगला सवाल फिर वही है कि निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। मलूक दास का जन्म, गुरु नानक का जन्म, मीराबाई का जन्म या फिर नामदेव का जन्म। ठीक है, तो इसको कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो इसमें देखिए मलूक दास का जन्म हुआ था 1574 ईस्वी में। ठीक, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 ईस्वी में और नामदेव का जन्म हुआ था 1270 में। तो सबको पता है, देखिए नामदेव सबसे पहले के हैं, तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होता है? यहीं से एलिमिनेट हो जाता है, ऑप्शन बी। ठीक है, एलिमिनेशन भी इसमें ध्यान दिया करिए, बाकी इस हिसाब से आपका ये ऑप्शन सही होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सबसे कम समय तक शासन किया था? ठीक है, तो अकबर दिया है, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इसमें सबसे कम समय तक शासन किसने किया था? ये किया था जहांगीर ने। ठीक है, इसको आप शासनकाल देख लीजिएगा इनके, आप देखेंगे तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब में से जहांगीर का शासनकाल सबसे कम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि निम्नलिखित में से किस विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने नहीं की थी? ठीक है,
किस विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने नहीं की थी? दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात, दीवाने इस्तिहाक या फिर दीवाने अर्ज। ठीक है, तो इसमें से डी जो है दीवाने अर्ज, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने नहीं की थी। इसके अलावा दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात और दीवाने इस्तिहाक, इसकी स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। और दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी बलबन ने। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है कि ये जो दीवाने इस्तिहाक था, दीवाने इस्तिहाक, ये किससे संबंधित था ये बताइए, जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और दीवाने अर्ज आपने देख लिया, बलबन ने इसकी स्थापना की थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में बाबर द्वारा मेदिनी राय को पराजित किया गया था? बाबर द्वारा मेदिनी राय को किस युद्ध में पराजित किया गया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में, खानवा के युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में या फिर घाघरा के युद्ध में? तो इसमें देखिए, इसमें बाबर के द्वारा मेदिनी राय को हराया गया था चंदेरी के युद्ध में। अब चंदेरी के युद्ध में थोड़ा देख लीजिए, चंदेरी का युद्ध हुआ कब था? चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। अभी आपको पता चल गया कि चंदेरी युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। अब इसके बाद है पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें बाबर जीता था और इब्राहिम लोदी क्या था? वो हार गया था। खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? खानवा का युद्ध बाबर इसमें जीता था और किसको हराया था? राणा सांगा को। ठीक है, राणा सांगा को हराया था। चंदेरी का युद्ध आपने देख लिया कि बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। और घाघरा का युद्ध जो हुआ था आपका 1529 ईस्वी में, इसमें बाबर ने अफगानों को हराया था। बाबर जीता था, अफगान हारे थे। ठीक, तो ये है बाबर के महत्वपूर्ण युद्ध। इनके बारे में डिटेल से अलग से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार बाबर के महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में। तो जिसमें पानीपत का युद्ध है, खानवा, चंदेरी और घाघरा का युद्ध बहुत ही ज़रूरी है। किसके किसके बीच में हुआ था मैंने आपको बता दिया। अब अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। किसने ये बनवाया हुआ था? तो देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, बदायूं का जामा मस्जिद इल्तुतमिश, 1000 सितून अलाउद्दीन खिलजी, आदिलाबाद का मकबरा इब्राहिम लोदी। कौन सा विकल्प सही है? पहला, दूसरा, तीसरा या दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा या फिर ऊपर के सभी? कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसमें पहला स्टेटमेंट, पहला, दूसरा और तीसरा। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब बात होती है कि 2.5 दिन का झोपड़ा है कहाँ? तो अजमेर। ठीक, दूसरा बदायूं का जामा मस्जिद, ये बनवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, 1000 सितून, ये मतलब 1000 सितून का मतलब क्या है कि दिल्ली में 1000 स्तंभों का महल, ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, दिल्ली में है। लेकिन आदिलाबाद का मकबरा जो है ये इब्राहिम लोदी ने नहीं बनवाया था, इसको बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था आदिलाबाद का मकबरा। तो इस तरह से सही होता है ऑप्शन आपका 1, 2 और 3। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा यात्री चंद्रगुप्त मौर्य के, ये यात्री अलग है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था? फाहियान, अब्दुल रज्जाक, नूनिज या फिर अलम सूदी? तो कौन आया था चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में? तो वो आया था फाहियान। ठीक है, अब अब्दुल रज्जाक की अगर बात करें तो ये 15वीं सदी में आया था। नूनिज जो है एक प्रकार का पुर्तगाली यात्री था, ये भी 16वीं सदी में आया था। और अलम सूदी जो है अरबी यात्री था। ठीक है, अब फाहियान क्या था? चीनी यात्री था। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों को उनकी स्थापना के वर्ष के स्थान पर कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए बीजापुर, बरार, गोलकुंडा, बीदर। ठीक है, इनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो बीजापुर की स्थापना कब की गई थी? 1489 में। सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। बीजापुर की स्थापना की थी 1489 में हुई थी। किसने की थी? संस्थापक कौन था? तो ये था यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह। फिर बरार की स्थापना कब हुई? बरार की स्थापना हुई थी आपकी 1490 में। 1490 में। और संस्थापक कौन था इसका? ये था मलिक अहमद। ठीक है, मलिक अहमद। गोलकुंडा की स्थापना हुई थी 1518 में। और संस्थापक कौन था इसका? संस्थापक था इसका कुतुब शाह। ठीक है, संस्थापक इसका था कुतुब शाह। और बीदर की अगर बात करें, बीदर की स्थापना हुई थी 1527 में, जिसका संस्थापक था
अली बरीद, अमीर अली बरीद, ठीक है, अली बरीद याद रखिएगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे, स्थापना बीजापुर की 1489, बरार की 1490, गोलकुंडा की 1518 और बीदर की 1527। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन सी सही है, ठीक है। 1 2 3 4। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में निम्नलिखित में किसे न्यायाधीश के रूप में जाना जाता था? किसको न्यायाधीश के रूप में जाना जाता था? अरीज मुमालिक, ठीक है, वकील दर, मुशर्रिफ मुमालिक या फिर काजी मुमालिक। तो मुख्य न्यायाधीश के रूप में जाना जाता था काजी मुमालिक को, ठीक है, और ये एक केंद्रीय स्तर का अधिकारी होता था। फिर आगे बढ़ते हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है, आपको सही विकल्प का चयन करना है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ देख लीजिए कि ये तो आपने देख लिया काजी मुमालिक ये मुख्य न्यायाधीश होता था। अरीज मुमालिक क्या होता था? अरीज मुमालिक होता था सैन्य विभाग का प्रमुख, ठीक है, सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। वकील दर क्या होता था? ये शाही घराने का नियंत्रक होता था, ठीक है। और मुशर्रिफ मुमालिक क्या था? मुशर्रिफ मुमालिक था महालेखागार, ठीक, महालेखागार। अब आगे बढ़ता है, आपको सही विकल्प का चयन करना है। कलिंग की विजय हुई थी 261 ईसा पूर्व, विक्रम संवत का आरंभ हुआ 57 ईसा पूर्व और शक संवत का आरंभ हुआ 78 ईसा पूर्व। तो कौन सा सही विकल्प है? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या फिर तीनों? तो इसमें देखिए तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं यहाँ पे। फिर है निम्नलिखित में से किस आयोजन को निम्नलिखित में पहला आयोजन कहा जाता है? निम्नलिखित में से पहला आयोजन कहा जा सकता है। तो सिंध पर पहला अरब आक्रमण, कन्नौज शासक के भोज राजा का राज्याभिषेक, चोल शासक राजा का राज्याभिषेक या फिर जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक। कौन सा स्टेटमेंट सही है पहले नंबर पे? तो ये है जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक। टाइमलाइन इसकी देख लीजिए, ये चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक हुआ 313 ईसा पूर्व, ठीक है, 313 ईसा पूर्व में। चोल शासक राजा का क्या हुआ? राज्याभिषेक कब हुआ? इनका काफ़ी लेट 985 ईस्वी में। कन्नौज के राजा भोज राजा का राज्याभिषेक कब हुआ? 1836 ईस्वी में। और सिंध पर पहला आक्रमण हुआ 712 ईस्वी में। तो इसमें सबसे पहला आयोजन किसको कहा जा सकता है? जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक 313। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किसने 1953 में कोट दीजी का उत्खनन किया था? कोट दीजी का उत्खनन फजल अहमद, रंगनाथ राव, यज्ञदत्त शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। कोट दीजी का उत्खनन किया था फजल अहमद ने। कब किया था? 1953 में, ठीक है। रंगनाथ राव इनके नाम से मिलता जुलता है, रंगनाथ राव ने खोज की थी रंगपुर की, ठीक है। यज्ञदत्त शर्मा ने किसकी खोज की थी? रोपड़ की, ठीक है। अब आप लोगों के लिए सवाल है कि बताइए लोथल की खोज किसने की थी? ठीक है, लोथल का उत्खनन किसने किया था? लोथल का उत्खनन किसने किया था? आप लोगों के लिए सवाल है, इसको बताइए। आगे बढ़ते हैं, वामदेव ने ऋग्वेद के निम्नलिखित में से किस मंडल की रचना की थी? ठीक है, वामदेव ने ऋग्वेद के निम्नलिखित में से किस मंडल की रचना की थी? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचम? तो वामदेव ने ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल की रचना की थी। ठीक है, ऋग्वेद में देखिए 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं। अब उतना 10 के 10 आप रचनाकार नहीं याद कर सकते हैं, सुन सकते हैं आप। इम्पॉर्टेंट है, देखिए तीसरा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तीसरा जो है उसकी रचना की थी विश्वामित्र ने। ऋग्वेद के तीसरे मंडल की जो रचना थी, तीसरे मंडल की, इसकी रचना की थी विश्वामित्र ने, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये चौथा मंडल आपको पता चल गया, चौथे मंडल की रचना की है वामदेव ने। ठीक है, और उसके बाद छठा मंडल भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। छठे मंडल की रचना की है भारद्वाज ने। ठीक है, छठे मंडल की रचना की है भारद्वाज ने, और 7वें मंडल की रचना की है ऋषि वशिष्ठ ने। ठीक, तो अब 10 के 10 तो याद नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट याद कर लीजिएगा कि ऋग्वेद के चौथे मंडल के रचनाकार हुए वामदेव, 5वें के हुए ऋषि विश्वामित्र, छठे के हुए भारद्वाज और 7वें के हुए वशिष्ठ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हड़प्पा सभ्यता में आयात से संबंधित निम्नलिखित में से गलत विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, आपको गलत विकल्प चयन करना है। हड़प्पा सभ्यता में आयात से संबंधित लापिस लजूली अफगानिस्तान से, फिरोज़ा बलूचिस्तान से, सेल खड़ी तापी छाया से, और लेड जो है वो दक्षिण भारत से। तो कौन सा इसमें स्टेटमेंट है जो गलत है आयात के बारे में? तो ये है फिरोज़ा बलूचिस्तान से नहीं, ठीक है, बल्कि फिरोज़ा कहाँ से? खुरासन से, ठीक है, खुरासान यहाँ से। इसके अलावा सब सही है। लापिस लजूली कहाँ से आयात करते थे? अफगानिस्तान से। फिरोज़ा खुरासान से। सेल खड़ी तापी छया जो कि ईरान में है, और लेड जो है वो दक्षिण भारत से। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक आपदाओं को हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बताया था? किसने प्राकृतिक आपदाओं को बताया था हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण? RS राव ने, MS वत्स ने, KAR कैनेडी ने, या फिर इनमें से किसी ने नहीं? तो ये देखिए, KAR जो कैनेडी थे, इन्होंने बोला था कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक, आगे है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित में से कौन घुड़सवार सेना के नियंत्रक के रूप में जाना जाता था? गुप्त काल साम्राज्य के दौरान पूछा गया है कि घुड़सवार सेना के नियंत्रक कौन होता था? महादंड नायक, महाप्रतिहार, महाअश्वपति, या फिर विनय स्थिति संस्थापक? तो इसमें ये था, देखिए, महाअश्वपति। नाम से ही समझ में आ रहा है कि महाअश्वपति, अश्व मतलब घोड़ा, यानी घुड़सवार सेना का नियंत्रक। अब गुप्त काल में महादंड नायक कौन होता था? महादंड नायक होता था मुख्य न्यायाधीश होता था महादंड नायक। ठीक है, अब महाप्रतिहार कौन होता था? महाप्रतिहार जो है वो शाही महल का रख रखाव करता था, शाही महल का रख रखाव इससे संबंधित था। महाअश्वपति देख लिया आपने। और विनय स्थिति संस्थापक कौन था? ये था शिक्षा विभाग का प्रमुख। ठीक है, शिक्षा विभाग का प्रमुख। तो इम्पॉर्टेंट है, ये चारों टर्म जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है, गुप्त काल के जो भी ये अधिकारी हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य साम्राज्य के दौरान वाणिज्य विभाग के कार्यालय से संबंधित था? ठीक है, मौर्य साम्राज्य के दौरान पूछा गया है वाणिज्य विभाग कार्यालय से संबंधित। समहर्ता, अकराध्यक्ष, पन्याध्यक्ष, या फिर प्रदेशिका? तो ये था पन्याध्यक्ष जो था वो वाणिज्य विभाग के कार्यालय से संबंधित था। तो अब और अधिकारियों का नाम ये देख लेते हैं। समहर्ता क्या होता था? ये राजस्व कलेक्टर होता था। ठीक है, ये था राजस्व कलेक्टर। ठीक है, अकराध्यक्ष कौन था? अकराध्यक्ष था खनन अधिकारी। ठीक है, अकराध्यक्ष होता था खनन अधिकारी। पन्याध्यक्ष आपने देख लिया, वाणिज्य विभाग कार्यालय की देखरेख करता था। और प्रदेशिका ये था जिला प्रशासक। ठीक है, जिला प्रशासक। अब अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? राजवंश दिया गया है, उसके संस्थापक दिए गए हैं। हर्यक, सिमुक, मौर्य बिंबिसार, कर्ण वासुदेव, सातवाहन चंद्रगुप्त। तो कौन सा सही सुमेलित है? कर्ण वासुदेव। ठीक है, कर्ण राजवंश के संस्थापक थे वासुदेव। और को देख लेते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? ये थे बिंबिसार। ठीक है, ये इसमें। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त थे। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त। ठीक है, कर्ण को आपने देख लिया, वासुदेव। और सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन के थे सिमुक। ठीक है, फिर अगला सवाल है कि वनवासी निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानी रही है? वनवासी निम्नलिखित राजवंश में से किसकी राजधानी रही है? होयसल राजवंश, यादव राजवंश, कदम्ब राजवंश, या फिर पाल राजवंश? ठीक है, तो वनवासी किसकी राजधानी रही है? वनवासी रही है कदम्ब राजवंश की राजधानी। ठीक है, इसमें जो है और देख लेते हैं। होयसल राजवंश की राजधानी क्या रही है? ये रही है द्वार समुद्र। यादव राजवंश की राजधानी क्या रही है? देवगिरी। कदम्ब राजवंश की आपने देख ली, कदम्ब राजवंश की रही है वनवासी। और पाल राजवंश की रही है मुंगेर। ये बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, इसका लिस्ट बना लीजिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है ये। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर काकतीय राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? काकतीय के दौरान। ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान, विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु, या फिर रामप्पा मंदिर तेलंगाना? तो काकतीय राजवंश के दौरान देखिए बनवाया गया था रामप्पा मंदिर। ठीक है, रामप्पा मंदिर तेलंगाना।
ये बेसिकली तेलंगाना के वारंगल में है। अब और मंदिरों के बारे में जान जाते हैं। दिलवाड़ा मंदिर जो है, दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। माउंट आबू भी ऑप्शन दे देता है कभी कभी, राजस्थान नहीं देता है, माउंट आबू देता है। तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे है? माउंट आबू राजस्थान में। बनवाया किसके समय में था? ये था सोलंकी राजवंश के समय, ठीक है, सोलंकी राजवंश के समय। अब विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ है? ये है कर्नाटक के पट्टाडकल में, ठीक है। और ये किसके समय में बनवाया गया था? ये बनवाया गया था चालुक्य राजवंश के समय में, ठीक है, चालुक्य राजवंश के समय में बनाया गया था। बृहदेश्वर मंदिर जो कि तमिलनाडु के तंजौर में है, ये बनवाया गया था चोल राजवंश के समय। और रामप्पा मंदिर जो है ये तेलंगाना वारंगल में है, ये बनवाया गया था काकतीय राजवंश के समय में। ये भी सवाल बहुत ही बढ़िया, जो आपको पेपर जो सेट करके दिया जा रहा है अभी, ये सेक्शनल टेस्ट, बाद में आपका फुल टेस्ट भी आएगा चैनल पे। ये बिल्कुल जैसे आपके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में पूछा जाता है वैसा ही पेपर है, सेम। फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया है कि अमोघ वर्ष ने निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना की थी? अमोघ वर्ष ने मानेखेत की, परिहासपुर, राजगृह या फिर पाटलिपुत्र की? तो इसमें देखिए अमोघ वर्ष ने स्थापना की थी मानेखेत की। अब बात करते हैं परिहासपुर। परिहासपुर की स्थापना की थी ललितादित्य ने, ठीक है, परिहासपुर की स्थापना की थी ललितादित्य ने। उसके बाद है दूसरा, राजगृह की स्थापना किसने की थी? राजगृह की स्थापना बहुत ही इंपॉर्टेंट, राजगृह की स्थापना की थी बिंबिसार ने। फिर अगला सवाल है पाटलिपुत्र, फिर ऑप्शन है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने, ठीक है, ये हो गया। अगला सवाल दिया गया है कि किसने महाकाव्य नैसाध्य चरितम की रचना की थी? कालिदास, भारविक, श्रीहर्ष या फिर दंडिन? तो इसकी जो रचना है ये की थी दंडिन ने, ठीक है, सॉरी श्रीहर्ष ने इसकी रचना की थी। नैसाध्य चरितम की रचना का अर्थ है श्रीहर्ष। कालिदास की इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रचना कौन है फेमस? ये है कुमार संभव। भारविक की महत्वपूर्ण रचना कौन है? किरातार्जुनीयम। श्रीहर्ष का आपने देख लिया नैसाध्य चरितम, और दंडिन का क्या है? काव्य दर्शन और 10 कुमार चरित, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब अगला सवाल आपको दिया गया है कि खालिमपुर, नालंदा और भागलपुर, खालिमपुर, नालंदा और भागलपुर शिला अभिलेख निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? परमार, सातवाहन, पाल या फिर होयसल? तो इसमें सही ऑप्शन है पाल राजवंश से। खालिमपुर, नालंदा और भागलपुर जो शिलालेख हैं वो पाल राजवंश से संबंधित हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आप लोगों का 50 सवाल, ठीक है, हिस्ट्री के, इतिहास के आपने 50 सवाल देख लिए। हाँ, ये वीडियो देखिए दोनों लैंग्वेज में है, तो इसको इंग्लिश मीडियम के लोग भी देख सकते हैं। अपना आप बताइए कि आउट ऑफ 50 आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है। अब चैनल पे आपका सेक्शनल टेस्ट जो है ये चल रहा है, ठीक है, हिस्ट्री करा देंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सबके 50-50 सवाल आपको देंगे। आप बताइए आपने कितना स्कोर किया, और ठीक है, अब बस पढ़ते रहिए। अभी सेक्शनल टेस्ट आ रहे हैं, उसके बाद फुल टेस्ट भी दिए जाएंगे चैनल पे। बस बने रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।